record more. Okay, what is tax? Tax is a contribution levied on person, property, or business for the support of government. So to support government, so that government can invest in your public for education, for hospital, okay, public libraries, public sports, okay, public garden, defense, okay, और भी बहुत सारी चीजें. So your contribution is used by the government for the developmental purpose. So that amount that is called tax. There are two types of taxes. One is direct tax and the other is indirect tax. So you know direct tax. Direct tax means you can feel the pinch. Means you are paying direct tax and you can understand the pain behind it. आपको इसका पेन समझ में आता है डायरेक्ट टैक्स का. ठीक है, आप पे कर रहे हो, आप अपनी इनकम से पे कर रहे हो, तो आपको पता रहता है. तो द टाइप इज इनकम टैक्स. ठीक है, यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन टू अदर. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. आपका इनकम टैक्स है, आपको पे करना है. आपका इनकम टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं. इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी. जीएसटी में क्या होता है, आप थोड़ी ना गवर्नमेंट को पे करते हैं. someone else means dealer is going to collect on your behalf, collect from you on behalf of government and pay it to the government. ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा. तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे 3 बंदे हो गए? यहाँ पे तो 2 ही था. एक बंदा जो टैक्स पे कर रहा था और एक बंदा जो टैक्स रिसीव कर रहा था, मतलब गवर्नमेंट. तो इनकम टैक्स में 2 ही बंदे होते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. पेयर और पे आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर आप देते हैं डीलर को, डीलर जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है. तो इस तरह के टैक्स को आप पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द कस्टमर पेज टू द गवर्नमेंट. इसको आप क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. ठीक है, जिसका एग्जांपल है जीएसटी. और कस्टम्स भी होता है. कस्टम्स आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है. कस्टम्स मतलब आपकी कंट्री से बाहर जब गुड्स आता है या आपकी कंट्री में गुड्स आता है तो आप कस्टम्स चार्ज करते हैं, कस्टम. ठीक है, इसमें आप अपना टैक्स किसी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली फाइनली कौन पे करता है, बोलो, टैक्स कौन पे करता है? फाइनली कौन पे करता है टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स फाइनली कौन पे करता है बेटा? तो आप टैक्स नहीं पे करते? गवर्नमेंट. टैक्स कौन पे करता है गवर्नमेंट को? इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी वगैरह कौन पे करता है? हम ही पे करते हैं ना. मतलब आप जब गुड्स खरीदते हैं तो वो गुड्स की वैल्यू के साथ में ही वो डीलर आपके साथ में जीएसटी कलेक्ट करता है. तो फाइनली कस्टमर ही पे करता है उसको. तो जो बर्डन जो होता है टैक्स का, वो पहले तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर किससे कलेक्ट करता है? फाइनली कस्टमर से. तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना टैक्स जो है वो बर्डन जो है किसी के ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं. तो आपका बर्डन जो है किसी के ऊपर शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में, बट डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल नहीं. आपका इनकम है, आपको टैक्स पे करना है. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्लियर है? अभी आप लोग आगे बढ़े. व्हाट इज इनकम टैक्स? तो आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं. इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. इनकम क्या होता है ये आगे आपको पता चलेगा, बट इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम. और इनकम जो है वो 5 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेस. ये 5 हेड्स में आप अपने इनकम को बाइफरकेट कर सकते हैं. ठीक है, सैलरी तो आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी पे कर लिया है. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब रेंट होता है. कैपिटल गेन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है तो. और यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब जो ये चारों में नहीं आएगा वो आपका अदर सोर्सेस में आएगा. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. तो पहली डेफिनेशन जो है सेक्शन 1 की, वो खुद इनकम टैक्स को डिफाइन करती है. व्हाट इज इनकम टैक्स? चड्डी पहना है माँ.
What is income tax? Income tax. This act is called Income Tax Act 1961. तो ये खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरा नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961. It is applicable to whole of India. It extends to whole of India. मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, पूरे इंडिया में इक्वली एप्लीकेबल है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी. ठीक है. Save as otherwise provided in this act, it shall come into force on first day of April 1962. ये कब आया है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962. जबकि एक्ट का नाम 1961, मतलब एक्ट जो है वो 1961 में हो गया था, लेकिन वो एप्लीकेबल कब हुआ था, फोर्स में कब आया था? जो जब भी रूल आता है तो वो नेक्स्ट ईयर पे एप्लीकेबल होता है. तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल हो गया था. तो ये तीन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडिया की डेफिनेशन, मतलब ये एक्ट इंडिया पे अप्लाई होता है तो आपको इंडिया की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इंडिया की डेफिनेशन मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब बाउंड्री ऑफ इंडिया जो होता है. फिर इसमें आते हैं टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं, मतलब टेरिटरी पे जो वाटर है जो लैंड पे जो वाटर है वो भी आते हैं इसमें. सी बेड, मतलब जिस पे आपका सी है तो उसके नीचे वाला एरिया जो होता है उसको सी बेड बोला जाता है. सब सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर वाले एरिया को बोलते हैं सब सॉइल, मतलब अंडरग्राउंड. तो आप पानी में हैं, आप अर्थ के नीचे हैं, ऊपर हैं. ठीक है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अभी मैं बताऊंगा आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन, मतलब समुद्री एरिया को बोलते हैं मैरीटाइम जोन. ठीक है. टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर. ठीक है. तो वाटर के ऊपर का एरिया तो क्या क्या कवर हो गया इसके अंदर? एयर भी कवर हो गया, वाटर भी कवर हो गया, सॉइल भी कवर हो गया, सब सॉइल भी कवर हो गया. जहां तक कि सी में जाते हैं तो मैरीटाइम जोन भी कवर हो जाता है. ठीक है. वहां पे आप देखेंगे तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अप टू 200, मतलब ये सी एरिया है, यहाँ से शुरू होता है आपका सी एरिया. तो ये सारा जो है आपका यहाँ तक के तो आप अपने को बोल सकते हैं कि आप इंडिया में हो. ठीक है. इसके बाहर नहीं, हाई सी एरिया उसके अंदर नहीं आएगा. दो मिनट. ओके, क्या हो गया? ओके. तो मैरीटाइम जोन मतलब सी एरिया को बोलते हैं मैरीटाइम जोन. और यहाँ तक के तो आपका क्या होता है, आपकी डेफिनेशन में है कि ये टेरिटोरियल वाटर है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप नीचे के एरिया को देख सकते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है. खैर आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि इंडिया की डेफिनेशन में, एक्चुअली कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आते हैं, तो उसके लिए आपको ये काम आएगा. ओके. डेफिनेशन के दो टाइप होते हैं, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. तो जब आपसे पूछा जाए कि कोई चीज क्या है, मतलब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज फिक्स्ड असेट, मैंने आपको पूछा क्वेश्चन व्हाट इज फिक्स्ड असेट, तो आप उसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो. एक, या तो उसका एक्चुअल मीनिंग आप दे सकते हो कि उसका मीनिंग क्या होता है. आपसे पूछा जाए व्हाट इज फिक्स्ड असेट, तो आप बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग. ठीक है. तो ये आपने कौन सी डेफिनेशन दिया? इंक्लूसिव. इंक्लूसिव मतलब आप इंक्लूड कर रहे हो उसमें प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर को, या जो भी है आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. ठीक है. तो आपने यहाँ पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया कि प्लांट एंड मतलब फिक्स एसेट क्या है, बट आपने उसके एग्जांपल्स दिए. तो ऐसी डेफिनेशन को आप बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन. ठीक है. जबकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है वो परफेक्ट होती है, वो डिफाइन करती है टर्म को. ठीक है. जैसे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. ठीक है. या फिर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन ले लो, असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल. तो ये सारी डेफिनेशन जो एग्जॉस्टिव है. पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपने दी, देखी, एग्जॉस्टिव है. ठीक है. कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर प्रॉफिट, है ना, ये सब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. ठीक है.
तो इंक्लूसिव डेफिनेशन आपको कुछ एग्जांपल्स देती है, जबकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है वो परफेक्ट होती है, एग्जांपल्स नहीं होते। और आपको पता है एग्जांपल कैन बी चेंज्ड, एग्जांपल कैन बी एडेड, एग्जांपल कैन बी डिलीटेड। तो ये डेफिनेशन भी जो होती है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होती है कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंक्लूसिव डेफिनेशन परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है, या फिर कौन सी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं होती। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन कभी भी साइंटिफिक नहीं होती, कभी भी परफेक्ट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। ओके, तो आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दिस वन इज परफेक्ट, दिस वन इज नॉट परफेक्ट, इट विल गिव यू ओनली एग्जांपल। हुज एसएससी, एसएससी किसको बोलते हैं? समवन हु इज लायबल टू पे टैक्स, उसको आप एसएससी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है या कोर्ट केस चल रहा है और उसको फाइन और पेनल्टी पे करना है, तो भी ऐसा बंदा भी एसएससी बोला जाएगा। या फिर डीम्ड एसएससी भी होता है। अभी आपको पता है कि अगर कोई बच्चा है वो तो टैक्स नहीं पे करेगा, उसका जो टैक्स है उसके पेरेंट्स वगैरह को पे करना है, तो वो तो एसएससी नहीं, वो क्या हो गया? डीम्ड एसएससी। वो तो किसी और का टैक्स पे कर रहे हैं, खुद का टैक्स तो नहीं पे कर रहे, किसी और का भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो डीम्ड एसएससी में आ जाते हैं, ठीक है। तो तीन बंदे जो है वो एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं। एक तो आपका होता है पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, अगर कोई लाइबल टू पे टैक्स है या कोई फाइन एंड पेनल्टी पे कर रहा है, एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर डीम्ड एसएससी, सब क्या होते हैं? एसएससी होते हैं। तो ये एसएससी की डेफिनेशन आपको समझ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है एसएससी में? फटाफट हम लोग को क्विक रिवीजन देना है, उसके बाद भी आपका एक लेक्चर नहीं होगा, इसके बाद वाला भी फोर्थ लेक्चर आपको टैक्स ही पढ़ना है, मतलब मैं आपको टेस्ट दूंगा लेने करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर अभी टेस्ट देना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस। असेसमेंट किसको बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं। असेसमेंट की डेफिनेशन देखो, एग्जॉस्टिव है, परफेक्ट है नहीं, इंक्लूसिव है, इसमें लिखा है असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। तो इंक्लूड्स वर्ड आ गया ना, तो इसको इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। मतलब इसने बोल, ये आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको कुछ समझेगा भी नहीं कि असेसमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन ऐसी होती है, वो आपको कुछ एग्जाम्पल देंगी बस, ठीक है। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द करेक्टनेस ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी। आपने अपना इनकम कैलकुलेट किया, अपना टैक्स कैलकुलेट किया, आईटीआर फाइल किया, डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया, आपका टैक्स पे हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये पूरे प्रोसेस को, ठीक है, क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। असेसमेंट होगा कि आपने करेक्टली सब चीजें किया है या फिर नहीं, तो उसको असेसमेंट बोला जाता है, जबकि डेफिनेशन परफेक्ट नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। पर्सन, पर्सन में क्या क्या आते हैं? पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए ल्यूनाटिक, मिस्टर बी माइनर, मिस्टर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? आपका इंडिविजुअल है। एचयूएफ में आपको एक हिंदू फैमिली की डिटेल्स दी होती है, ठीक है। मिस्टर राम, मिसेस मिस श्याम, सॉरी मिस्टर राम, मिसेस सीता, ठीक है। फिर उसके बाद लव कुश, ठीक है, कि ऐसी कोई डिटेल हो सकती है। आपको बिजनेस दिया होगा कि बिजनेस में है वो लोग, तो आपका किस में आ जाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाता है, ठीक है। तो इट्स अ फैमिली ऑफ हिंदू जो कि एक बिजनेस में है, तो सिंपल, और वो अब तक के डिवाइड नहीं हुए, इसलिए इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि डिटेल्स पूरी फैमिली की दी होती है, हिंदू फैमिली की डिटेल्स दी होगी आपको, और एक कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होगा, दैट इज बिजनेस। ओके, कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता? कंपनी या तो वर्ड लिमिटेड होता है या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है। बैंक्स भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती हैं, इसलिए बैंक्स भी कंपनी में ही आ जाती हैं। तो वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड इज इम्पोर्टेंट यहाँ, ठीक है। फर्म जो है आपका पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स हैं ये लोग, और कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसको फर्म में कंसिडर कर लेते हैं। एओपी और बीओआई क्या होता है? ये कोई पार्टनर्स नहीं है, बट कुछ शॉर्ट पर्पस के लिए ये लोग मिलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके बाद ये लोग अपना, या तो कोई एक पर्पस के लिए मिलते हैं, उनका एक पर्पस होता है, जैसे मित्र मंडल वगैरह होते हैं,
ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आप देख सकते हैं कई सारे होते हैं। कई जगह पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। ठीक है। जो ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ही आते हैं। ठीक है। या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आप उसको ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे बने हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो है वो आपको सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, उसके अंदर आप इंडिविजुअल और कंपनी या एचयूएफ कुछ भी हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है। लोकल अथॉरिटी को लोकल डिसीजन लेने का राइट होता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है। ठीक है। बार काउंसिल्स होते हैं, पोर्ट ट्रस्ट होता है। ठीक है। तो इनको अलग अलग लेवल पे डिसीजन लेने का राइट होता है लोकल, तो इसलिए इनको लोकल अथॉरिटी बोला। जैसे अपने अपने लिए बीएमसी है, गांव के लिए पंचायत होगी। ठीक है। पोर्ट के पास पोर्ट ट्रस्ट होता है, जैसे बार काउंसिल्स होते हैं। ठीक है। ये सारे लोकल अथॉरिटीज है। फिर आता है आपका एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन, इसमें गॉड एंड गॉडेस आते हैं ज्यादातर। ठीक है। या फिर जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, खुद के एक्ट से बना है ये। या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी है, ये सब एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन में आते हैं। तो यूनिवर्सिटीज हो गई, इंस्टीट्यूट जो कि खुद के एक्ट से बना हो, LIC जो है, ये सब क्या है आपका आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आता है। गॉड एंड गॉडेस हो गया, टेम्पल है। ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती है आपकी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन में आती है, जिसके पास एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वो एचयूएफ नहीं है, वो कंपनी नहीं है। ठीक है। फर्म नहीं है, ये रेसिजुअल जो आपका पार्ट आपका आता है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आता, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। ओके। एनी डाउट इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर चीज फॉर एग्जांपल क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है, तो आपको लिखना है उस पर आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन। मिस्टर ए क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है। एक फैमिली की डिटेल दी, आपको पूछा जाएगा क्या है, तो आपको इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है। सिंपली बन जाता है इसीलिए। पैन नंबर की डिटेल आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था 4th डिजिट जो है वो आपको बताता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, क्या है। आपका पी रहेगा जनरली, पर्सनल जिसको बोलते हैं। तो आप अपना पैन कार्ड देख सकते हैं, तो वो पी है, मतलब आप इंडिविजुअल। ठीक है। मैंने बताया था इनकम, इनकम में क्या क्या आते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिविडेंड, सैलरी, वेजेस, परक्यूजिट भी मैंने आपको सैलरी में बताया, नॉन कैश बेनिफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। लीगल हो इलीगल हो सब इनकम इनकम ही होता है। ठीक है। टेम्पररी इनकम, इरेगुलर इनकम, सब इनकम है। सब्सिडी, रीइंबर्समेंट, रिलीफ, ठीक है, सब आपका इनकम की कैटेगरी में आता है। गिफ्ट है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो आप इनकम में उसको कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस, ठीक है। कैजुअल इनकम्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जो आपकी लॉटरी वगैरह होती है, हॉर्स रेसेस का जो आपको इनकम होता है, ये भी इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। ओके। सो इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, लेट मी नो। ये आपका इनकम। ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू our next topic, that is assessment year and previous year। assessment year किसको बोलते हैं, जिस ईयर में असेसमेंट होता है, मतलब जिस ईयर में आप टैक्स वगैरह पे करते हैं उसको आप बोलते हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसको आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो जिस ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है पता है क्या, मतलब ये एकेडमिक ईयर में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या पता है आपको? प्रीवियस ईयर एंड एकेडमिक ईयर क्या, सॉरी, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके ऊपर अप्लाई होता है? किसी को नहीं मालूम? ओके, मनीष ने बोला 2021 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर है। वेरी गुड, करेक्ट एकदम।
और 21-22 जो है वो आपका असेसमेंट ईयर है। मतलब आप जो 2021 में इनकम अर्न करेंगे और 21-22 में आप क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, वेरी गुड मनीष। तो मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि आप कहीं 1920 ना बोलते। ये तो एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी का असेसमेंट ईयर 2021 है तो उसका प्रीवियस ईयर जो होता है वो 1920 होता है। इस हिसाब से खाली एग्जांपल दिया हुआ। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या है? असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल, एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। ये उसकी डेफिनेशन है। ये हमेशा 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। आपका भी असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 21 से लेके 22 तक के रहेगा आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये जो असेसमेंट ईयर आप चल रहा है। और आपको इनकम कब अर्न करना था? 2021 में आपको इनकम अर्न कर लेना था। ठीक है, उसके इनकम के ऊपर आप टैक्स कब पे करेंगे? 21-22 को। ठीक है, okay, previous year is defined as the financial year immediately preceding the previous year assessment year. प्रीवियस ईयर किससे पहले आता है? असेसमेंट ईयर से पहले आता है। इधर पे नहीं लिखा हुआ है 12 मंथ्स का है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 12 मंथ हो सकता है। प्रीवियस ईयर में आप क्या करते हैं? अर्न करते हैं इनकम। तो अगर कोई कंपनी मिड ऑफ द ईयर में अगर रजिस्टर हुई है तो ऐसी कंपनी तो इससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, है ना। इससे पहले अगर एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं तो इनकम कैसे अर्न करेगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट होती है तो वो इनकम भी कब अर्न करना स्टार्ट करेगी? 1 अगस्त को। तो उसका प्रीवियस ईयर जो होगा वो कभी भी लेस देन 12 मंथ हो सकता है इन केस ऑफ न्यू बिजनेस। अगर आपका न्यू एकदम सेटअप हुआ है बिजनेस तो इन दैट केस आपका प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा कब स्टार्ट होगा आपका? जैसे आप ईयर खत्म होगा तब आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा। तो वो हमेशा 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। ठीक है, कोई न्यूली बॉर्न कंपनी है तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। ओके, बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है, जिसमें बताता है कि इनकम टैक्स शैल बी चार्ज ऑफ एवरी पर्सन कॉल्ड असेसी। मतलब ये असेसी के ऊपर टैक्स लगता है उसके टोटल इनकम के ऊपर। उसको अर्न कब करना है? प्रीवियस ईयर में। उसको रिलेट कब करेंगे हम लोग? असेसमेंट ईयर में। मतलब उसके ऊपर टैक्स वगैरह कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में। और रेट कौन बताएगा? फाइनेंस एक्ट। जो एवरी ईयर जो बजट आता है तो उसके अंदर आपको लिखा होता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, अब इसमें से कोई टर्म आपको नहीं समझा रहेगा तो आप पूछो, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको अभी एक ऑब्जेक्टिव मतलब आपको क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आंसर करने हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? मैं ये अपलोड कर देता हूँ आपके गूगल क्लासरूम पे। मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आई विल डू इट नाउ ओनली सो दैट मैं भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि सिर्फ आपके ही क्लास का बाकी रह गया। नो डाउट, ओके। तो इसी तरह से हम लोग ने जैसा फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग ने लिया है, सो वी विल टेक अनदर चैप्टर ऑल्सो। ये है बीएफएम का क्लासरूम। क्लास वर्क में जाकर ये यूनिट 1 को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दिस इज यूनिट 1। और आपके लिए जो लिंक है वो भी चाहिए ना बीएफएम का, टेस्ट लिंक जो है वो बनाता हूँ, वेट। ठीक है, तो रीड कर लो बेटा। टिल देन आपका टेस्ट जो है वो रेडी है, सिर्फ उसको कन्वर्ट करके रखना है मेरे पास।
डेटा के हिसाब से। टेस्ट 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 किधर है? DFM का नहीं बना। YBF। ओके, टेस्ट लिंक आपकी जनरेट हो गई है। नाउ आई विल सेंड द टेस्ट लिंक। उससे पहले अटेंडेंस लिंक भेज देता हूँ मैं। अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। बेटा आपको अभी देना है टेस्ट, ठीक है? आई एम सेंडिंग दैट लिंक ऑल्सो। आपको अभी टेस्ट देना है, जो आपने अभी इतना पूरा रिवीजन किया उसी के ऊपर आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है? एंड टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है ना। तो आपने कितना समझा, क्या क्या समझा है। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपके इंटरनल्स में भी होंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इंटरनल कैसे पढ़ना। एक अलग चीज होती है, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव्स में समझ के उसको आंसर करना इज डिफरेंट थिंग। सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, ठीक है? तो प्रैक्टिस टेस्ट है आपके लिए, नथिंग एल्स। तो आपको अटेंडेंस लिंक मैंने भेज दिया है, एंड नाउ आई एम सेंडिंग यू द टेस्ट लिंक ऑल्सो। ये टेस्ट लिंक मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड भी कर दे रहा हूँ अभी जस्ट। एक और एक नोट्स थी, मैं वो भी अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको कभी इंट्रोडक्शन वगैरह डिटेल में अगर कभी पढ़ना हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, मैंने आपको यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स में मैंने यहाँ पर, आप क्लास वर्क में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? ये नोट इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये आपका क्लास जो टेस्ट लिंक है वो ये है, ठीक है? ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट अगर किसी को एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए थी नोट्स तो मैंने उसके लिए उसको दे दिया है। ओके, तो ये लिंक जो है यहाँ पर भी है, और मैं आपको भी भेज देता हूँ अभी चैट बॉक्स में, तो यू कैन आंसर दिस नाउ। क्योंकि अभी आपका कोई लेक्चर नहीं है तो आप ये आराम से कर सकते हैं।